नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमारा समाप्त हुआ सितंबर 2023। आज से हम शुरू करने वाले हैं अक्टूबर 2023। आज की क्लास का पहला प्रश्न, राजस्थान नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ हमको थोड़ा ध्यान से देखना है। कई बार सेंटेंस में लिखा होता है सही है या सही नहीं है, सत्य है या असत्य है, तो दोनों चीजें थोड़े ध्यान से पढ़नी है। कौन सी नीति है? राजस्थान नवीकरणीय या फिर इसी को कहा जाता है अक्षय ऊर्जा नीति 2023। यह नीति 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। इसका लक्ष्य 2023 तक, अच्छा इसमें ये गलत लिखा हुआ है, ये 2023 नहीं, यह है 2030 तक प्रदेश में 90 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजना स्थापित करना है। इसके तहत 15 गीगावाट सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा आधारित परियोजना स्थापित की जाएंगी और डी ऑप्शन है कि सौर ऊर्जा पर आधारित 65 गीगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा अभी एक नीति जारी की गई, अक्षय ऊर्जा नीति 2023। पूरे देश में जो लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा अक्षय ऊर्जा की जो परियोजना है वो स्थापित की जाए, इसी में राजस्थान को योगदान देने के लिए ये नीति लाई गई। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें असत्य क्या है। ये सभी इस योजना के उद्देश्य है और ये तीनों के तीनों सेंटेंस सही हैं। यानी कुल क्षमता रखी गई 90 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा की कुल क्षमता 2030 तक 90 गीगावाट रखी गई है। इसमें से सौर ऊर्जा की रखी गई है 65, हाइब्रिड यानी कि सौर और पवन दोनों के लिए रखी गई है 15 और 10 रखी गई है हाइड्रो प्लस बैटरी ऊर्जा संचालित प्लस पीएसपी। इस तरह से कुल 90 गीगावाट क्षमता रखी गई है। तीनों कथन सही है। ये गलत है कि ये 2 अक्टूबर को नहीं बल्कि 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संबंध में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ये दोनों नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है ग्रीन हाइड्रोजन नीति और दूसरी हो गई अक्षय ऊर्जा नीति। ग्रीन हाइड्रोजन या अक्षय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, इस तरह के क्वेश्चन लगातार ट्रेंड में रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित नीतियां भी है, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़नी है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2023 तक राज्य में 2000 किलो टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ भी ये 2023 मिस प्रिंट है, ये है 2030। दोनों क्वेश्चन में ये गलत है, 2023 नहीं है। नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 किलो टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है और वर्ष 2030 तक भारत से होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का न्यूनतम 10% राजस्थान से होना चाहिए। अब इन कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, ये पूछा गया है कि केवल एक सही है या केवल 2 सही है या 1, 2 और 2 दोनों सही है या फिर कोई सही नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाई गई और इसका लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक राज्य में 2000 किलो टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। ये वाली बात सही है। दूसरा सेंटेंस, 2030 तक भारत से कुल जितनी ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात होना है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? सेंटेंस कहता है 10%, जबकि नीति में प्रावधान है 10 नहीं बल्कि 20% हिस्सेदारी उसमें राजस्थान की होनी चाहिए। यानी कथन 2 सही नहीं है, केवल 1 सही है। इसका उत्तर तो क्या होगा? केवल 1 सही है। इसमें एक और चीज है, एक तीसरा कथन और है, वो क्या है कि राजस्थान में जो राज्य में उत्पादित नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इस नीति का ही लक्ष्य है ये भी, नेचुरल गैस में 10% ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग, या जिसको सामान्य से समझ सकते हैं आप मिक्सिंग। राजस्थान में जितनी ग्रीन नेचुरल गैस उत्पादित होगी उसमें 10% ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग की जाए। इस तरह से 3 खास लक्ष्य हैं ग्रीन हाइड्रोजन नीति की कि भारत से जितना निर्यात होगा 2030 तक उसमें से 20% हिस्सेदारी होनी चाहिए राजस्थान से। 2030 तक राज्य में कुल उत्पादन कितना होना चाहिए? 2000 किलो टन पर एनम यानी प्रति वर्ष। और राज्य में जितनी उत्पादित नेचुरल गैस है उसमें 10% ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। मारवाड़ उत्सव 2023
के दौरान निम्नलिखित में से किसे मिस मारवाड़ का खिताब मिला? ऑप्शन है अनीसा राठौड़, कोमल सिद्ध, प्रियन सेनन या दिव्यकृति सिंह। इसका आयोजन कहाँ हुआ? मारवाड़ उत्सव उम्मेद स्टेडियम, मारवाड़ नाम से आपको पता चल रहा है, उम्मेद स्टेडियम कहाँ? जोधपुर। इसमें इसका आयोजन किया गया। यहाँ 2 प्रतियोगिताएं हुई। अब इन प्रतियोगिता में एक हुआ मिस मारवाड़ और दूसरा मारवाड़ श्री। ये 2 खिताब दिए गए, जिसमें मिस मारवाड़ का खिताब जीता अनीसा राठौड़ ने और मारवाड़ श्री इसका खिताब जीता सम्राट लोहार। मिस मारवाड़ अनीसा राठौड़ और मारवाड़ श्री सम्राट लोहार। आयोजन कहाँ हुआ? उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में राजस्थान के किस या किन संस्थान या संस्थानों को स्थान मिला है? एम्स जोधपुर या एसएमएस जयपुर। इस रैंकिंग में राजस्थान के 2 मेडिकल कॉलेज हैं जिनको स्थान मिला है, और ऑप्शन में जो दोनों दिए गए हैं यानी कि एम्स जोधपुर और एसएमएस जयपुर, दोनों को स्थान मिला है। इसमें देश के टॉप 50 जो संस्थान है वो शामिल रहे, यानी कि सी ऑप्शन सही है, 1 व 2 दोनों। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? अभी अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 200 विधानसभा सीट राजस्थान में कुल है। 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए 25 नवंबर को। एक विधानसभा सीट जो बची है उस पर चुनाव है 5 जनवरी को। कौन सी सीट बची है? करणपुर। कहाँ है वो? श्रीगंगानगर में। अब इसमें आरक्षण पूछा गया है 200 में से किसके लिए कितनी आरक्षित है? अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए कितनी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लिए कितनी? ऑप्शन है आपके 25 तथा 36, 34 तथा 25, 25 तथा 34 और 36 तथा 24। इसमें एससी वर्ग इनके लिए है 34 और एसटी वर्ग यानी अनुसूचित जनजाति इनके लिए है 25, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। क्रमशः पूछा गया है, इन पहले जिसको है उसकी सीट हमको पहले देखनी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हेतु प्रदेश में पहली बार दी गई होम वोटिंग की सुविधा हेतु निम्नलिखित में से कौन पात्र नहीं था? ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ, एक नई सुविधा दी गई जिसको नाम दिया गया होम वोटिंग, यानी कि घर से वोटिंग कर सकते हैं। अब इसमें कौन इसके तहत पात्र नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, एकल विधवा तथा परित्यक्ता नारी, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता या फिर कोविड संक्रमित व्यक्ति। होम वोटिंग की सुविधा जो कि बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी, मतपत्र के माध्यम से, यानी इसमें ईवीएम का उपयोग नहीं किया गया था। मतदान कर्मी जो पात्र व्यक्ति है जिसने फॉर्म भरा है और जो निर्वाचन विभाग है उसने उसको योग्य माना है, उसके घर जाकर मतपत्र मतपेटी लेकर वोटिंग कराते थे, जिसको होम वोटिंग नाम दिया गया। इसमें 3 कैटेगरी के लोग पात्र थे, यानी ए ऑप्शन वाले 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक ये पात्र थे, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता ये पात्र थे और कोविड संक्रमित व्यक्ति ये भी पात्र थे। तो कौन पात्र नहीं था? एकल विधवा एवं परित्यक्ता नारी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत सारी पहल की, इनोवेशन किए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान। अब इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों पर निगरानी करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। आपसे पूछा है वो कौन सी है? सुविधा पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर सी विजिल ऐप या सक्षम ECI ऐप। ये है सी विजिल। यहाँ सी का मतलब है सिटीजन, विजिल यानी कि विजिलेंस, यानी कि आम जनता निगरानी रख सकती है किस पर? आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों पर। और कहीं यदि उल्लंघन होता है तो उसका कोई फोटो खींचकर या फिर 2 मिनट तक का कोई वीडियो बनाकर इस मोबाइल एप्लीकेशन पर डाला जा सकता है और शिकायत दर्ज होने के बाद 100 मिनट के अंदर जो संबंधित क्षेत्र अधिकारी हैं वो उसका निस्तारण करेंगे। कौन सी ऐप हुई? सी विजिल ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये किससे संबंधित है? मतदाता को
आम जो जानकारियां हैं, जैसे उनका पोलिंग बूथ कौन सा है, मतदाता क्रमांक पर्ची वगैरह, उनसे संबंधित जानकारी उनको मिलेंगी। सुविधा पोर्टल ये जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थी, तो इसमें क्या सुविधा मिलती थी, जैसे कि जुलूस निकालने के लिए परमिशन लेना, कितने वाहन जाएंगे उनके लिए परमिशन लेना, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, इन सब के लिए परमिशन एक ही पोर्टल पर लेना, ये था सुविधा पोर्टल। सक्षम ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ऐप किनके लिए थी, दिव्यांग जो मतदाता थे उनके लिए ये सुविधा प्रदान करती थी। उनको इवन जो वहाँ पोलिंग बूथ है वहाँ भी उनको जो सहायक उपकरण चाहिए, जैसे कि उनको एक जो ट्राईसाइकिल होती है जिस पर बैठकर वो यात्रा कर सके, यात्रा यानी कि चल सकते हैं, उनको सहायक उपकरण चाहिए, जैसे कि बैसाखी वगैरह या ऐसी और भी जो चीज़ उनको जरूरत है, उनको सक्षम ईसीआई ऐप के माध्यम से ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हो सकती थी। राज्य विधानसभा ने हाल ही में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना विधेयक 2023 पारित किया, जिसके तहत गठित राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। यानी ये विधेयक पारित हुआ अभी यानी कि कब, अगस्त 2023 में राजस्थान विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ और इससे एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम है राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग, योजना आयोग। अब इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, प्रकाश चंद्र गुप्ता, पीके गोयल, एसएन राठौड़िया, हरिकुमार गोदारा। इसमें एक अध्यक्ष ये है प्रकाश चंद्र गुप्ता और इसमें 4 सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें से 3 के नाम तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, पीके गोयल, एसएन राठौड़, हरिकुमार गोदारा। चौथे एक और सदस्य हैं जिनका नाम है सुनील गहलोत। इस तरह से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसके बनाए गए। श्री करनी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संस्थान शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो डिंगल भाषा साहित्य के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया है इस बोर्ड का, जिसका मुख्यालय बनाया जाएगा जयपुर में। राज्य की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन निम्नलिखित में से किन स्टेशन के बीच में से गुजरेगी, गुलाब बाग उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक, मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक, जयपुर जंक्शन से अजमेर, या फिर कोटा जंक्शन से सवाई माधोपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था। ये ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट स्टेशन तक गुजरेगी। साथ के साथ इस ट्रेन का इस रूट में से 15 किलोमीटर जो हिस्सा है ये एक अभ्यारण्य से भी गुजरेगा। कौन से अभ्यारण्य से, टॉयगढ़ रावली अभयारण्य, टॉडगढ़ रावली अभयारण्य से भी इसका हिस्सा गुजरेगा। अच्छा, अभयारण्य ऐसे लिखते हैं या बहुत से लोग ऐसे भी लिख देते हैं अभयारण्य। आप बताएं इनमें से कौन सा सही है, यानी कि ये 1 नंबर सही है या 2 नंबर सही है। अभयारण्य कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा, कई बार ऐसा मिलेगा। बताएं एक बार कमेंट्स में कौन सा सही है, फिर हम कल इसको भी डिस्कस करेंगे। 1 सही है, 2 सही है। तो आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन थे वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब पुरानी क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था, 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित में से किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। मानसरोवर जयपुर में दीप स्मृति ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया और गुलशन ग्रोवर को यह अवार्ड दिया गया था। एयर शो सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया, तो वायुसेना का एक प्रदर्शन शो था जो कि जयपुर जल महल पर आयोजन किया गया। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति कल भी हमने पढ़ी थी, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं था कि व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन शुल्क में 50 नहीं बल्कि 100% की प्रतिपूर्ति या छूट दी जाएगी। अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में रामलोभाया समिति का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया। ये किस उद्देश्य हेतु गठित की गई, नए जिलों के गठन संबंधी जानकारी के लिए। हाल ही में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में जोधपुर के कुल 7 वैज्ञानिक शामिल थे, जो कि 3 संस्थानों से काजरी, एम्स और आईआईटी से संबंधित थे। पैनोरमा तथा संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बीकाजी सोलंकी पैनोरमा बीकानेर में नहीं बल्कि देसूरी पाली में स्थित है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ बनाया गया है, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में। राज्य का पहला शहर जहां सड़कें ट्रैफिक सिग्नल फ्री है, ये है कोटा में। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट भी है और ऑक्सीजन
पार्क भी है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी राजस्थान सरकार की किस योजना को राष्ट्रीय स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? गोल्ड मिला पालनहार को और सिल्वर मिला किस किस को? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को। इसके साथ ही आज की क्लास यहाँ समाप्त हो जाती है। हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।